जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द फैक्टोनॉमी। आज से हम वीकली करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और आज हम जनवरी के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। ये हमारी नई शुरुआत है और धीरे धीरे हम प्रत्येक वीक में जो है करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे और जो जो प्रमुख मुद्दे हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं पहले कौन कौन से मुद्दों की चर्चा करेंगे हम फर्स्ट वीक वाले करंट अफेयर्स में। तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे और H1B वीज़ा कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे अमेरिका के, और अन्य अमेरिकी जो गैर प्रवासी वीज़ा श्रेणियां हैं उनकी चर्चा करेंगे और उसका रैपिड वर्ल्ड चैम्पियनशिप की चर्चा करेंगे। फिर पैंगोंग सो जो लेक है उस पर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इसकी चर्चा करेंगे। उसका वेम्बनाड झील क्यों चर्चा में रही, अभी क्यों प्रदूषण का चर्चा में रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर है राजनेताओं के लिए स्मारक, जो अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हुई है उसके बाद फिर स्मारक काफ़ी चर्चा में आए हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। उसके हम विक्रम साराभाई की 52वीं जो पुण्यतिथि है उसके बारे में बात करेंगे। फिर विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 की चर्चा करेंगे। फिर ब्राज़ीलियन वेलवेट चींटी जो है उसकी चर्चा करेंगे, जो लगभग संपूर्ण प्रकाश को अपने वो अंदर जो है अवशोषित कर लेती है। उसका माउंट जो कनलाओन है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो फिलीपींस में है, जिसमें जो है अभी कुछ दिन पहले ही जो है अभी विस्फोट हुआ है। अब देखेंगे जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा जो विकसित की गई है ध्रुवीय सूर्य घड़ी, जो आप देखेंगे केरल के तुम्बा में लगाया गया है। उसका पाक अधिकृत कश्मीर जो पीओके है उसमें संस्कृत अभिलेख मिला है 4th सेंचुरी का, और यह गुरु को समर्पित है अभिलेख, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं उसकी चर्चा करेंगे, और इसमें जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 लोगों को मिला है वो कौन हैं उनकी भी चर्चा कर लेंगे। उसके बाद थांथाई पेरियार स्मारक है, जो अभी तमिलनाडु और केरल के गवर्नमेंट ने मिलकर इसका जो गठन किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बाघों के अंतर्राज्यीय स्थानांतरण की चर्चा करेंगे, क्योंकि बाघ संरक्षण के लिए आवश्यक था, जो मध्य प्रदेश से राजस्थान और उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थानांतरित किए जाएंगे 15 बाघ। उसका AICTE जो है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का जो 2025 है वह AI वर्ष रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर जो विश्व ब्रेल दिवस है, जो ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है इसकी चर्चा करेंगे। और HMPV वायरस के बारे में चर्चा करेंगे, जो अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है भारत में भी प्रवेश कर लिया है कर्नाटक में, और यह चाइना में इसका प्रसार इस समय बढ़ा है। इसके जो है अगर आप बात करें तो कहाँ से उत्पन्न हुआ था इसकी भी चर्चा करेंगे, कब आया था। उसका सावित्रीबाई फूले की 193वीं जयंती की चर्चा करेंगे, और इनका जो समाज में जो योगदान रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे, जो आधुनिक काल के इतिहास में। उसका डायनासोर हाईवे अभी मिला हुआ है जो इंग्लैंड में है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर DRDO का जो 67वां स्थापना दिवस है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और राजस्थान में जो आर्टेसियन कुआं है और तेथिस सागर क्या होता है इसके बारे में जो है हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की चर्चा कर लेते हैं, उसका धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास देखिए जनवरी 2025 में हुआ है और भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। और कहाँ हुआ है तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो नेपाल का सलझंडी है वहाँ पे हुआ है, और यह 18वां संस्करण था। देखिए एक संस्करण जो है नेपाल में आयोजित होता है, तो अगला संस्करण देखिए 19वां जो संस्करण होगा वो भारत में आयोजित होगा। और इससे पहले वाला जो 17वां संस्करण था वो कहाँ आयोजित हुआ था तो दिसंबर माह में 2023 में जो है आप देखेंगे उत्तराखंड में आयोजित हुआ था। जबकि जनवरी माह 2025 में सूर्य किरण अभ्यास कहाँ हुआ है तो सलझंडी नेपाल में हुआ है। यह पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण था, तो 18वां संस्करण था। देखिए नेपाल से कुछ हमारे समझौते भी हैं, जैसे कोसी समझौता हो गया जो 1954 में हुआ था, बाद में 1966 में इसमें कुछ संशोधन हुए थे। महाकाली जो संधि है वह 1996 में हुई थी। गंडक समझौता जो है यह 1959 में हुई थी। भारत और नेपाल के बीच जो ये हैं क्या है तो प्रमुख जल संबंधी समझौते हैं। और कौन कौन से स्टेट नेपाल के साथ बाउंड्री लगाते हैं इसकी चर्चा करते हैं। तो आप देखते हैं ये हमारा नेपाल हो गया। उसके बाद ये हमारे भारत के जो प्रमुख राज्य हैं इसमें उत्तराखंड हो गया, उसका उत्तर प्रदेश हो गया, और यहाँ बिहार हो गया, फिर सिक्किम हो गया,
और फिर पश्चिम बंगाल हो गया। ये जो है किसके साथ सीमा लगाते हैं, तो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं, और ऊपर तिब्बत वाला पार्ट जो है नेपाल के साथ सीमा लगाता है। अब देखिए कुछ जो डिस्प्यूटेड एरिया है नेपाल और भारत के बीच में, उनकी बात कर लेते हैं। तो काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा हैं। इनकी स्थिति की चर्चा करें तो देखिए का जो लिम्पियाधुरा है यहाँ पे स्थित है, इस मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिम्पियाधुरा स्थित है। और उसके बाद देखते हैं तो एक काला पानी हो गया, जो काला पानी हो गया। उसके बाद लिपुलेख पास कहाँ पे है, तो लिपुलेख पास यहाँ पे है। तो ये तीनों स्थान जो है क्या है, तो भारत और नेपाल के बीच में डिस्प्यूटेड हैं और लगातार इनमें डिस्प्यूट बना रहता है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं H1 जो बी वीज़ा है कार्यक्रम, वह अमेरिका का कैसा है और कब आया था। देखिए अमेरिका में क्या है कि जो साइंस होता है, टेक्नोलॉजी होता है, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स होता है, इसके अंतर्गत प्रतिभा की कमी को दूर करने के लिए इसकी भूमिका पर जोर दिया गया था। और जो एलन मस्क हैं ये भी इसका सपोर्ट करते हैं। H1B वीज़ा क्या होता है, तो यह गैर अप्रवासी वीज़ा है जो अमेरिकी कंपनियों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी होता है, इंजीनियरिंग हो गया, उसका गणित, तो स्टेम संबंधी मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ, और उच्च IT जो उच्च कौशल और न्यूनतम डिग्री के होते हैं, जैसे विशिष्ट नौकरियों के लिए विदेशी श्रमिकों की नियुक्ति के लिए और रोजगार देने के लिए होता है या जारी किया जाता है। और यह कब से जारी किया जा सकता है, जैसे हमारे यहाँ आप देखेंगे तो कई योजनाएं चलती हैं जो कौशल को बढ़ाने के लिए। तो वैसे ही अमेरिका में भी कौशल की कमी रही है। कौशल की कमी के कारण वर्ष 1990 में क्या किया गया था, तो अमेरिकी नियोक्ताओं को योग्य अमेरिकी श्रमिकों की अनुपलब्धता के समय कौशल की कमी को दूर करने के लिए इसे चालू किया गया था। अब देखिए वीज़ा की अवधि क्या होती है, तो वीज़ा की अवधि मैक्सिमम 6 वर्ष होती है। और उसके बाद अगर मान लीजिए यह वीज़ा समाप्त हो जाता है तो क्या होगा, तब क्या होगा, तो पुनः आवेदन करना होगा। लेकिन हाँ, पुनः आवेदन करने से पहले कम से कम 12 माह जो है आपको अमेरिका छोड़ना होगा। और अगर उसमें निवास करना चाहते हैं तो ग्रीन कार्ड के माध्यम से जो है ग्रीन कार्ड आवेदन करके आप उसमें निवास कर सकते हैं। अब देखिए इसमें भारत की स्थिति क्या रही है H1B वीज़ा जारी करवाने में। तो भारत का प्रभुत्व आप देखेंगे तो बहुत बड़े स्तर पे रहा है। सबसे बड़े लाभार्थी जो रहे हैं वो कौन है, तो भारत वाले हैं। और वर्ष 2015 से प्रतिवर्ष जो है अब देखेंगे तो सभी जो स्वीकृत वीज़ा होता है H1B का, उसमें 70% से अधिक जो है भारत जिम्मेदार होता है, मतलब भारत के पास आता है। उसके बाद 12 से 13% केवल क्या होता है, तो चाइना के पास जाता है। तो भारत जो है लगभग 70% जो है H1B वीज़ा यह वहाँ से अपने नाम पे जारी कराता है। उसके बाद अमेरिका में अन्य जो गैर अप्रवासी वीज़ा श्रेणियाँ हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो उसमें कई श्रेणियाँ हैं, जैसे O श्रेणी जो होता है, इसमें क्या होता है, विज्ञान, कला, शिक्षा, व्यवसाय, एथलेटिक्स में अगर असाधारण क्षमता वाला कोई विदेशी नागरिक है तो उसे इस श्रेणी के वीज़ा से अमेरिका अपने यहाँ जारी करता है। उसका H2B वीज़ा जो श्रेणी होता है, इसमें क्या होता है कि अस्थायी या मौसमी प्रकृति के जो अन्य सेवाएं होती हैं, मान लीजिए कि कुछ समय के लिए कृषि कार्य करना हुआ, कोई और कार्य हुआ, तो मौसमी कार्य है, तो उसके लिए श्रम करने वाला अस्थायी कर्मचारी जो आता है वह H2B वीज़ा के तहत आता है। और जो B2 श्रेणी का वीज़ा होता है, इसमें पर्यटन, अवकाश, आनंद या जो आनंद आगंतुक होते हैं, जो प्लेजर विजिटर होते हैं, वो आते हैं। उसके बाद H2A श्रेणी का जो वीज़ा होता है, उसमें अस्थायी कृषि श्रमिक होते हैं। जो अस्थायी कृषि श्रमिक होते हैं वह आते हैं। और V श्रेणी का जो वीज़ा होता है, इसमें वैध स्थायी निवास के लिए के जीवन साथी और बच्चों के लिए गैर अप्रवासी वीज़ा है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और रैपिड वर्ल्ड चैम्पियनशिप देख लेते हैं। तो देखिए रैपिड वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी काफ़ी अच्छा रहा है। कोनेरू हम्पी जी ने जो है आप देखेंगे तो न्यूयॉर्क में क्या किया है, तो विश्व रैपिड चैम्पियनशिप जीत लिया है। और कोनेरू हम्पी जो है यह 2 बार जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी है और चीन के बेंजून जू के बाद दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। और अब देखिए इन्होंने किसको हराया, तो इंडोनेशिया के इरीन सुकंदर को हराया है और उसके बाद यह खिताब जीता है। और हम्पी विश्व जो रैपिड खिताब है 2019 में जॉर्जिया में जीता था। इससे पहले 2019 में जीता था। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो 5 साल बाद जो है हम्पी जी ने जो है न्यूयॉर्क में जीता है। तो इस बार किसको हराया है, तो इंडोनेशिया के इरीन सुकंदर को हराया है। और
इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रच दिया है। इससे पहले आप देखेंगे तो जो सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 हुआ है, उसमें डी गुगेश जी ने क्या किया है, तो डिंग लेरिंग जो चीन के थे उनको हरा के सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो पैंगोंग सो जो झील है, पैंगोंग झील, उस पर शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और यह कहाँ पे स्थित है, तो आप देखेंगे हिमालय के उस पार आप देखते हैं, ये हो गया हमारा पैंगोंग सो लेक, यह यहाँ स्थित है और लगभग 4,350 मीटर ऊपर है और काफ़ी ऊंचाई पे स्थित। देखिए अगर देखा जाए ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो ऊंचाई पे स्थित, सबसे ऊंचाई पे स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। और यह अंतर्देशीय झील है जो भारत और चाइना के बीच में स्थित है और विश्व के सबसे ऊंचे खारे पानी की झीलों में से एक है। उसके बाद हम देखते हैं तो यह कब कब बना था, तो भारतीय और यूरेशियन प्लेट जब टकराई थी, जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई थी तो यहाँ बीच में टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर की जगह पे ही इसका निर्माण हुआ है। तो टेथिस सागर झील द्वारा विस्थापित हो गया था और बाकी चीज़ों से क्या हुआ था, तो जो सिल्ट थे उनसे हिमालय का निर्माण हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये विवाद का कारण भी रहा है। तो शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है यहाँ पे, ये हो गया पैंगोंग सो झील। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, अब वेम्बनाड झील की चर्चा कर लेते हैं जो केरल में है और भारत की सबसे लंबी झील भी है ये। अब देखिए सबसे ऊंचाई पे स्थित जो खारे पानी की झील थी और सबसे बड़ी झील जो खारे पानी की थी वो कौन सी थी, तो वेम्बनाड झील थी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो ये भी सबसे लंबी झील है भारत की और दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इससे पहले आप देखेंगे तो चिल्का झील है, चिल्का। तो चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है और ये दूसरे नंबर पे आता है वेम्बनाड झील। और केरल के जो अलपुझा जिला है उसके प्रशासन द्वारा वेम्बनाड झील के पुनरुद्धार के लिए एक मेगा सफाई जो प्लास्टिक सफाई अभियान शुरू किया गया। अब देखिए इस पहल की शुरुआत देखिए रामसर स्थल भारत की दूसरी सबसे बड़ी आद्रभूमि प्रणाली को स्वस्थ और बहाल करने के लिए किया गया है। और वर्ष 2021 में जो 23 था उसमें एक अध्ययन किया गया था और जिसमें यह बताया गया था कि वेम्बनाड झील की स्थिति खराब हो रही है और लगभग 80 लाख लोगों की आजीविका इससे प्रभावित हो रही है। वर्ष 1990 से और 2020 के बीच में अगर हम देखते हैं तो इसकी जल धारण क्षमता जो हुआ करती थी, मान लीजिए 100 लीटर जल धारण करता था, तो इसमें कमी आ गई थी, मात्र लगभग 15 लीटर से भी कम जो है जल धारण करने की क्षमता इसकी बची थी। लगभग 85.3% इसमें गिरावट आ गई थी, जिसे दूर करने के लिए यह मेगा सफाई अभियान चलाया गया है। अब वेम्बनाड झील के बारे में जान लेते हैं। तो वेम्बनाड झील जो है केरल में सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। वर्ष 2002 में इसे क्या किया गया था, तो जो रामसर अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट जो है वेटलैंड साइट के रूप में इसे घोषित किया गया था। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं तो राजनेताओं के स्मारक के रूप जो हैं उनकी काफ़ी चर्चा रही है, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे प्रसिद्ध स्मारक की बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी का है जो राजघाट में स्थित है और यह जो स्थल है यह शांति एवं राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। उसके बाद देखते हैं तो पूर्व प्रधानमंत्री हाल ही में जो थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पे किया गया। ये काफ़ी आप देखेंगे इम्पॉर्टेंट जगह होगा, निगम बोध घाट पे किया गया, जो कि पहले से तय स्थानों के दाह संस्कारों करने के बाद एवं उसके बाद स्मारक स्थापित करने की परंपरा से अलग है। मतलब जो पहले तय होता था राजनेताओं की कि यहाँ पे दाह संस्कार होगा और यहाँ पे जो है आपका जो स्मारक बनेगा, उससे अलग था। इससे पहले हम देखते हैं तो जैसे जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके लिए स्मारक के संबंध में कोई विशिष्ट नियम तो नहीं है, लेकिन आमतौर पे उनका अंतिम संस्कार का निर्धारण स्थलों पर ही किया जाता था और अधिकांश का स्मारक दिल्ली या अन्य जगहों पे स्थित है। अब देखिए स्मारक के नाम जो होते हैं राजनेताओं की पहचान को दर्शाते हैं। जैसे शास्त्री जी का स्मारक देखेंगे तो विजय घाट, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तान से युद्ध था उन्होंने जीता था। उसका इंदिरा जी का जो शक्ति स्थल है, मजबूती का प्रतीक है। आप देखते हैं कि मजबूती के कारण ही पाकिस्तान का 2 भागों में विभाजन हो गया था। चौधरी चरण सिंह किसान के नेता कहे जाते हैं, तो किसान घाट इनका किसान नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध है। उसका जवाहरलाल नेहरू को देखेंगे तो शांति वन, लाल बहादुर शास्त्री को देखेंगे तो विजय घाट, इंदिरा गांधी को शक्ति स्थल, अटल बिहारी वाजपेयी को स्मृति स्थल जैसे नेताओं के संग में विरासतों के प्रतीक के रूप में स्मारकों की परंपरा का पालन किया गया है। लेकिन जो राजनीतिक विचारधाराएं रही हैं इसमें स्मारक अक्सर राजनीतिक विचारधाराओं को दर्शाते हैं। जैसे अब आप देखेंगे पीवी नरसिम्हा राव जी की भूमि जो है वो ज्ञान भूमि रही है
और उस एनडीए सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया था। और वीपी सिंह एकमात्र ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका कोई स्मारक नहीं रहा है। अन्य का देखिए या दिल्ली में रहा है या कई अन्य जगह रहा है। उसके बाद हम देखते हैं विक्रम साराभाई की 52वीं पुण्यतिथि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है आप देखेंगे तो 30 दिसंबर को जो विक्रम साराभाई है उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। और ये कब जन्मे थे तो 12 अगस्त 1919 को जो आप देखेंगे तो अहमदाबाद के गुजरात में यह एक जैन परिवार में जन्म लिए थे। और साराभाई अम्बालाल और सरला देवी जो थे इनके 8 संतानों में से एक थे। ये 8 भाई बहन थे और उन्हीं में से एक थे। उसके बाद जो विक्रम अम्बालाल साराभाई जो थे वो क्या थे, तो एक भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक और उद्योगपति थे जो अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की और भारतीय परमाणु ऊर्जा के विकास में सहयोग भी किया था। उसके बाद हम देखते हैं इनका योगदान देखेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो है उसके सामाजिक विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए महत्व पर बल देते हुए इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट उपग्रह, इनके नेतृत्व में भारत ने पहले उपग्रह आर्यभट्ट का निर्माण किया था और जिसे वर्ष 1975 में रूसी जो कॉस्मोड्रोन ड्रोन से प्रक्षेपित किया गया था। यूएसएसआर उस समय हुआ करता था, उसने प्रक्षेपित किया था वर्ष 1975 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम विश्व मलेरिया रिपोर्ट की चर्चा कर लेते हैं जो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट भी है। तो WHO ने इसे जारी किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और 2024 में भारत के उल्लेखनीय प्रगति पे भी प्रकाश डाला है WHO ने। और 2017 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों में जो है मौतों की उल्लेखनीय कमी आई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, यह भी देखा गया है। अब देखिए भारत का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक क्या करना है, मलेरिया मुक्त स्थिति प्राप्त कर लेना है। और 2027 तक क्या करना है, मलेरिया का कोई भी स्थानीय मामला दर्ज ना किया जाए, इसकी कोशिश की जाएगी। यह भारत का टारगेट है। तो 2030 तक मलेरिया मुक्त का टारगेट है। उसके बाद मलेरिया कैसे फैलता है, तो जो प्लाज्मोडियम परजीवी होता है इसके कारण मलेरिया फैलता है। और जो इससे संक्रामित मादा एनाफ्लीज मच्छर होते हैं वो अगर मनुष्य को काटते हैं तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है मनुष्य में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मलेरिया फैलता है। अगर वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर मलेरिया के देखेंगे मामले तो वर्ष 23 में क्या है कि 263 मिलियन मामले सामने आए हैं, जो 2022 की तुलना में देखेंगे तो 11 मिलियन अधिक है, मतलब बढ़े हैं। एक नेगेटिव साइन है। वैश्विक स्तर पर मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर जो है 5,97,000 रही है, जो वर्ष 2020 में जो मृत्यु दर थी 6,22,000 मृत्यु दर की गिरावट दर्शाई गई है। ये पॉजिटिव साइन है। उसका WHO के अनुसार जो अब देखेंगे तो अफ्रीकी क्षेत्र में वर्ष 2023 में मलेरिया के लगभग 94% मामले जो हैं वो अफ्रीकी क्षेत्र में देखे गए हैं। और जो 95% मृत्यु रही है, जैसे मान लीजिए 100 व्यक्ति मरते हैं तो उसमें से कितने व्यक्ति वहाँ अफ्रीका में मरे हैं, तो 95 व्यक्ति अफ्रीका में मरे हैं, बाकी अन्य क्षेत्रों में मरे हैं। अब देखिए 5 देश जो हैं जो सबसे अधिक मलेरिया के मामले जहाँ देखे जाते हैं, तो नाइजीरिया में 26% मामले, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में देखेंगे तो 13%, युगांडा में 5%, यूथोपिया में 4% और मोजाम्बिक में 4%। तो वैश्विक मलेरिया का लगभग 52% मामला जो है यही 5 देश जिम्मेदार हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम और ऐतिहासिक परिवर्तन की बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्रता के समय अगर भारत को देखेंगे तो भारत में प्रतिवर्ष 7.5 करोड़ मामले सामने आते थे, जिनमें से लगभग 8 लाख लोगों की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो अगर देखेंगे जिस सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हो गई थी, लगातार प्रयास किया गया। उसके बाद क्या हुआ तो 97% से अधिक 97% से अधिक मामलों में कमी आई। और वार्षिक आधार पर देखेंगे तो 2 मिलियन तक देखेंगे तो मामले कम हो गए। और जबकि 2023 में अगर मृत्यु दर देखेंगे तो मात्र 83 रही है, जो काफ़ी अच्छी रही है। और पहले कितना हुआ करती थी तो 8 लाख हुआ करती थी। अब उसके बाद देखेंगे वर्ष 2015 में, तो 2015 से 2023 तक के मामले देखेंगे तो 11,69,261 से घटकर आप देखेंगे तो 2,27,564 हो गए हैं। और मृत्यु दर देखेंगे तो 384 पहले हुआ करता था 2015 से 2023 के बीच में, अब घट के क्या हो गया है तो 83 हो गई है। अगर इसकी कमी को देखेंगे तो लगभग 80% की कमी को दर्शाता है। और हाल ही में जो है आप देखेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो है क्या किया है, तो उसने एक मलेरिया की वैक्सीन जो है बनाई है, जिसे R21 मैट्रिक्स MTM कहते हैं। यह बनाई गई है, जिसे प्रयोग करने वाला कौन सा पहला देश था, तो आइवरी कोस्ट इसे प्रयोग करने वाला पहला देश था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ब्राज़ीलियन वेटलैंड चींटी की बात कर लेते हैं, जिसमें आप देखेंगे तो यह पूर्ण रूप से आप देखेंगे तो लगभग ब्लैक कलर की होती है, और जो सनलाइट पड़ता है इसके ऊपर, सनलाइट जो भी पड़ता है इसको लगभग यह क्या कर लेती है, तो एब्जॉर्व कर लेती है। 99.5% अपने शरीर पे जो होती है प्रकाश पड़ने वाले, जो दृश्यमान प्रकाश होता है उसको अवशोषित कर लेती है। विजिबल जो प्रकाश होता है आप जानते हैं, विजिग्योर से आप देख सकते हैं, विजिग्योर से, तो विजिग्योर वाला जो विजिबल प्रकाश होता है, दृश्यमान प्रकाश होता है, उसे क्या कर लेती है, पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है। और इसका जो अध्ययन किसने किया है, तो बेल स्टीन जर्नल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में प्रकाशित किया गया था। और ब्राज़ीलियन वेलवेट चींटी जो है, जिसे हम ट्राउमेटा मुटीला विफूरका कहते हैं, इसके ये अत्यंत काले होते हैं और अपने शरीर पे पड़ने वाले 99.5% जो प्रकाश हैं उनको, दृश्यमान प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और यह लगभग अदृश्य हो जाते हैं। इसी कारण यह खोज जो है, अब देखेंगे तो प्रौद्योगिकी के संभावित अनुप्रयोगों के साथ अद्वितीय जैविक नैनो संरचनाओं को उजागर करती है। और अल्ट्रा पैक इसका ब्लैक गुड़ जो होता है, इसमें क्या होता है, तो मादा वेलवेट चींटियाँ होती हैं अल्ट्रा ब्लैक रंग प्रदर्शित करती हैं, जिसे सर्वप्रथम ट्रैमेटोमुटिया बिफूरका में देखा गया था, जो लगभग सभी दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लेती है। इसका आगे जो है काफ़ी चीज़ों में प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद माउंट जो कनलाओन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें अभी हाल ही में जो है आप देखेंगे तो ज्वालामुखी विस्फोट देखा गया है, और आप देखेंगे ये हो गया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ये हमारा, और यहाँ पे अक्सर जो है ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप ये सब आते रहते हैं। यहाँ पे फिलीपींस है, फिलीपींस में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे माउंट जो कौन सा है, तो कनलाओन है, और इसी में इसकी ऊंचाई देखेंगे तो 2435 मीटर ऊंचा है, सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें लगातार विस्फोट होता रहता है। अभी हाल ही में विस्फोट हुआ है, विस्फोट दर्ज किया गया है। और उसके बाद देखते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है, उसके द्वारा एक ध्रुवीय सूर्य घड़ी विकसित की गई है। तो इसकी डिजाइन की गई है और कहाँ लगा है, तो केरल के थुम्बा में लगा है। जो अंतरिक्ष संग्रहालय है रॉकेट गार्डन, उसमें इसको प्रदर्शित किया गया है, आप देख सकते हैं इसको। अब इसमें मदद क्या करेगी, तो यह सूर्य घड़ी जो है शैक्षणिक उपकरण के रूप में कार्य करती है, जो जटिल खगोलीय अवधारणाओं को दृश्यात्मक रूप से आकर्षक ढंग से प्रदर्शित करती है। जो जटिल खगोलीय अवधारणाएं हैं उनको विजिबल रूप से यहाँ पे आकर्षक ढंग से प्रदर्शित करेंगी। उसके बाद अगला है पाक अधिकृत कश्मीर जो POK है, उसमें संस्कृत में अभिलेख मिले हैं, और ये देख सकते हैं अभिलेख हो गया लिखा हुआ है, और यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया अभिलेख है, 4वीं शताब्दी का संस्कृत अभिलेख है। और इसमें क्या किया गया है, तो जो गिलगित से प्राप्त अभिलेख है उसमें पुष्प सिंह ने जो है, पुष्प सिंह जो हुआ करते थे, उन्होंने अपने गुरु के, जो आंतरिक रूप से इनका नाम लुप्त हो गया है, कि योग्यता के लिए जो महेश्वर लिंग की स्थापना की है। महेश्वर लिंग, इसी से आप भाव सकते हैं कि महेश्वर लिंग से की जो स्थापना की है उसके बारे में इनमें बताया है। उसके बाद आगे देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया जाता है, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई है, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार और मौलाना अब्दुल कलाम, जो अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, उसको जो है इनके विजेताओं की घोषणा की गई है। अब देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो होता है, यह भारत का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान माना जाता है, और किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों के अवधि में जो है खेल के क्षेत्र में किए गए शानदार और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इसे दिया जाता है, और जिसमें विजेताओं को एक पदक दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और नकद राशि पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाती है। उसके अर्जुन पुरस्कार देखेंगे तो यह 4 वर्षों की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को अर्जुन की एक प्रतिमा दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और नकद राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में, जो है यही सब प्रदान किया जाता है। उसका द्रोणाचार्य पुरस्कार देखेंगे तो यह प्रशिक्षकों को, जो आप देखेंगे गुरु होते हैं, उनको दिया जाता है, और भारत का सर्वोच्च जो गुरु है, जो प्रशिक्षक हैं, उनको दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
और यह प्रतिष्ठित पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता तैयार करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। उसके बाद फिर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, या भारत में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जो थे उनके नाम पे दिया जाता है। और यह खेलों में आजीवन लाइफ टाइम अचीवमेंट, जो लाइफ टाइम उपलब्धि होती है, उसके लिए भारत में सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद हम देखते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इसमें क्या है आप देखेंगे तो किसी संस्था या विश्वविद्यालय को पिछले 1 वर्ष के अंतराल में आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और राष्ट्रीय खेल जो प्रोत्साहन पुरस्कार है, यह पुरस्कार पिछले 3 वर्षों में खेल के प्रचार और विकास के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं संगठन या कारपोरेट या निजी या सार्वजनिक चाहे जो हो, उनको दिया जाता है। अब सबसे पहले हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देख लेते हैं, जिसमें 4 व्यक्तियों को दिया गया है। डी गुगेश जो शतरंज से संबंधित है, उसका मनु भाकर हैं जो किससे संबंधित है, तो निशानेबाजी से संबंधित है। उसके बाद प्रवीण कुमार हैं जो पैरा एथलेटिक्स है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो हरमनप्रीत सिंह है जो हॉकी से संबंधित है भारत के, इनको जो है दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार किनको किनको दिया गया है, तो जो सुश्री ज्योति आराजी हैं एथलेटिक्स के लिए उनको दिया गया, अनु रानी को एथलेटिक्स में दिया गया है, और नीतू को मुक्केबाजी में दिया गया है, और राकेश कुमार जो पैरा तीरंदाज हैं उनको दिया गया है, और नवदीप जो काफ़ी चर्चा में रहे हैं अभी पैरा एथलेटिक्स रहे हैं, इनको दिया गया है जो जेवलिंग थ्रो करते हैं। उसके बाद अब देखते हैं उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम किनको दिया गया है, तो सुच्चा सिंह एथलेटिक्स में दिया गया है, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर को पैरा तैराकी में दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया गया है, तो फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को, क्योंकि इसने जो है खेल को बढ़ाने के लिए अच्छे काम किए हैं। उसका द्रोणाचार्य पुरस्कार है जिसमें सुभाष राणा जो थे पैरा शूटिंग में दिया गया है, और एस मुरलीधरन को जो है बैडमिंटन में दिया गया है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वह किसको दिया गया है, तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को दिया गया है जो समग्र विजेता रहा है। उसके बाद जो थानथाई पेरियार स्मारक है, हाल ही में जो है आप देखेंगे तो इसका उद्घाटन किया गया है। केरल और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थे वायकोम में इसे पुनः निर्मित जो किया है, इसमें पहले निर्मित था लेकिन पुनः इसमें निर्मित किया गया है। थानथाई पेरियार स्मारक का उद्घाटन किया है, और इसमें तमिल सुधारवादी थे EV रामास्वामी नायकर देखेंगे, जिन्हें थानथाई पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ये योगदान को महत्वपूर्ण जो योगदान है उनको याद करने के लिए यह जो प्रतिमा है यह लगाई गई है, इसका अनावरण किया गया है। उसके बाद यह स्मारक थानथाई पेरियार की स्मृति में निर्मित किया गया है, जिन्होंने अप्रैल 1924 में देखेंगे तो भारत में अछूत समुदायों के अधिकारों के लिए पहले संगठित आंदोलन के रूप में पहचाने जाने वाले वायकोम सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वायकोम सत्याग्रह में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और अछूतों के समुदाय के लिए अधिकारों के लिए संगठित आंदोलन, जो पहला संगठित आंदोलन किया था, इन्होंने ही किया था। उसके बाद पेरियार की सक्रियता के कारण उन्हें आंदोलन में भाग लेने के लिए 2 बार जेल भी जाना पड़ा था, और इन्हें वायकोम वीरन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें जो वायकोम वीरन है उसकी उपाधि भी मिली थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बाघों के अंतर्राज्यीय स्थानांतरण की चर्चा करते हैं। तो अभी हाल ही में जो है आप देखेंगे तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने जो है अनुमोदन किया है, और 12 बाघ और 12 बाघिन और 3 बाघ जो थे इनको स्थानांतरित किया जाएगा। और कहाँ कहाँ किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश राज्य है, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से राजस्थान राज्य में, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य में, और मध्य प्रदेश से ही उड़ीसा राज्य में जो है बाघों को स्थानांतरित किया जाएगा। तो ऐसे 3 जगह हैं, 3 राज्य हैं जिनमें क्या किया जाएगा, बाघों को स्थानांतरित किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के लिए तो 6 बाघिन और 2 बाघ इसमें स्थानांतरित किए जाएंगे। राजस्थान के लिए देखेंगे तो 4 बाघिन, और उड़ीसा के लिए देखेंगे तो 1 बाघ और 2 बाघिन शामिल हैं। और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने संरक्षण उद्देश्यों के लिए 15 बाघों को मध्य प्रदेश से राजस्थान और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थानांतरित करने के निर्देश दिया है। एक क्यों किया जा रहा है, तो बाघों को संरक्षित करने के लिए किया जा रहा है। इन बाघों को जो है मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व से स्थानांतरित किया जाएगा, क्योंकि आप जानते भी हैं कि बाघों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। तो बांधवगढ़, पेंच और कान्हा टाइगर रिजर्व से जो है इन्हें राजस्थान और उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो है स्थानांतरित किया जाएगा, आप देख सकते हैं ऐसे। उसके बाद
AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का जो है 2025 को जो क्या घोषित किया है, तो AI का वर्ष घोषित किया है। देखिए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो होता है, इसका लक्ष्य क्या है, तो अद्यतन जो पाठ्यक्रम है, शिकायत हेतु कार्यशालाओं और वास्तविक विश्व के प्रदर्शन के लिए AI संचालित कंपनियों के साथ सहयोग के माध्यम से शिक्षा में AI को बढ़ावा देना। यह पहल लगभग देखेंगे तो 14,000 से अधिक कॉलेजों और 40 मिलियन छात्रों को प्रभावित करेगा, और जिसका उद्देश्य क्या है, तो उच्च शिक्षा जो है उसमें AI को एकीकृत करना, इंटीग्रेटेड करना और नवाचार एवं नेतृत्व को बढ़ावा देना। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को, तो जो है AI में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए 2025 को जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में जो है नामित किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और विश्व ब्रेल दिवस की बात करते हैं। वर्ष 2025 में जो मनाया गया है, तो 4 जनवरी को यह मनाया गया है। और विश्व ब्रेल दिवस जो है, लुई ब्रेल जो थे, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ब्रेल लिपि एक जो था स्पर्शनीय कोड है, जो नेत्रहीन और दृष्टिबाधित जो होते हैं व्यक्ति, उनके लिए लिखित जानकारी पहुंचने में सक्षम बनाती है। अब देखिए, होता क्या है कि इनको इनके ही जन्मदिवस पे कम क्यों मनाया जाता है, क्योंकि ये लगभग शुरुआत में इनके आँख में एक सूजा घुस गया था, कुछ कर रहे थे, घोड़े की नाल बना रहे थे। तो बाद में हुआ क्या कि इनकी एक आँख की रोशनी तो तुरंत चली गई, फिर धीरे धीरे इनकी बाद में दूसरी आँख की भी रोशनी चली गई थी। तो ये जो थे ब्रेल हो चुके थे। तो इन्होंने क्या किया था, बाद में अपने प्रयासों से जो है ब्रेल लिपि का जो है यह आविष्कार किया था। और कैसे किया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्ष 1815 में आप देखेंगे तो चार्ल्स बार्बियर डे जो थे, उनके द्वारा निर्मित नाइट राइटिंग प्रणाली में 12 उभरे बिंदुओं का प्रयोग किया गया था। तो इसका प्रयोग क्यों किया करते थे, तो सैनिक जब रात के अंधेरे में रहते थे, तो गुप्त संवाद करने के लिए यह डिजाइन किया गया था कि सैनिक जो है उसे टटोल कर आराम से अध्ययन कर सके। तो उन्हीं से प्रभावित होकर ब्रेल प्रणाली इन्होंने बनाया, और 3x2 मैट्रिक्स में, मतलब 6 उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करके वर्ड बनाया जाता है। और जिस व्यवस्था को क्या है, ब्रेल प्रणाली के रूप में पहचानी जाती है। ये आप देख सकते हैं, इसमें प्रत्येक में आप देखेंगे ए में 1 बिंदु है, और बी में 2 बिंदु, सी में आप देखेंगे तो इस तरीके से 2 बिंदु, डी में इस तरीके से 3 बिंदु, इसी तरीके से जो है आप देखेंगे तो जेड तक सभी बिंदु हैं। और इनको जो ब्रेल लोग होते हैं ये भी पहचान लेते हैं। तो 4 जनवरी को इनका जन्म हुआ था, तो इसी दिन को क्या मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। उसके बाद HMPV वायरस है। अब HMPV वायरस हाल ही में जो है आप देखेंगे तो चीन में जो ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस है, यह क्या है, तो ह्यूमन मेटानिमोनो वायरस जो है यह चीन में जो है बहुत ज़्यादा इसमें फैला हुआ है। तो यह इसीलिए चर्चा में आया है। और इसकी खोज सबसे पहले कहाँ की गई थी, 2001 में नीदरलैंड के शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी। और भारत में इसका पहला मामला कहाँ देखा गया है, तो बेंगलुरु में देखा गया है। उसके बाद फिर देखेंगे तो सावित्रीबाई फूले जो थी 193वां इनकी जयंती मनाई गई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, तो 3 जनवरी 1831 को हुआ था, महाराष्ट्र के सतारा में। और हाशिए पे रहने वाले जो माली समुदाय था उसी में इनका जन्म हुआ था। और इनका विवाह किससे हुआ था, तो ज्योतिबा फूले से हुआ था। और उन्होंने इनके शिक्षा का दायित्व भी संभाला था, क्योंकि इनकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी। अब देखिए, इसमें क्या है कि इन्होंने 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश लिया था। एक अहमदनगर में अमेरिकी मिशनरी जो सिंथिया फरार के साथ, और दूसरा था पुणे के नॉर्मल स्कूल में। इन्होंने 2 शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी भाग लिया था। उसके बाद महिलाओं के लिए शिक्षा की बात करते हैं, तो महिलाओं के लिए शिक्षा वर्ष जो 1848 था, पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया था इन्होंने। और इस दंपत्ति ने कुल 18 स्कूल, मतलब जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले थे, इन्होंने क्या किया था, तो 18 स्कूल जो है चलाए थे या शुरू किए थे। दलितों के लिए इनके प्रयास को देखेंगे तो दलितों के लिए क्या है, दलित समुदाय के उत्थान के लिए इन्होंने नेटिव मेल स्कूल पुणे और सोसाइटी फॉर जो प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार मंक्स जो है जैसे शैक्षिक ट्रस्टों की शुरुआत की थी दलितों की शिक्षा के लिए। और वर्ष 1863 में ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना भी की थी, कि बाल हत्या किया जाता था उसके लिए प्रतिबंधक गृह की स्थापना की थी। और जो कन्या भ्रूण और जो होता था और हत्या का मामला जो होता था
कन्या भ्रूण हत्या उसके मुकाबला करने और गर्भवती ब्राह्मण विधवाओं और बलात्कार पीड़ितों की सहायता के लिए भारत का पहला गृह था। तो एक कौन बनाया था? ज्योतिराव और सावित्रीबाई जी ने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना किया था कन्या भ्रूण हत्या के लिए और गर्भवती ब्राह्मण जो विधवा महिलाएं होती थी और बलात्कार पीड़ित जो होती थी उनकी सहायता के लिए भारत का पहला गृह था। उसका 19वीं सदी के समाज सुधारक जो थे वो ज्योतिराव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जो गुलामगिरी है, उसमें सामाजिक उत्पीड़न की आलोचना और शिक्षा और समानता को बढ़ावा देने और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी। इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो गुलामगिरी थी। उसके बाद डायनासोर हाईवे की हाल ही में खोज की गई है। यूके में, इंग्लैंड में जो है डायनासोर हाईवे खोज की गई है, जो मध्य जुरासिक काल लगभग 166 मिलियन वर्ष पूर्व के डायनासोर के सैकड़ों पैरों के निशान यूके के जो ऑक्सफोर्डशायर के डेवर्स फार्म क्वारी में खोजे गए हैं और ये बड़ी संख्या में पाए गए हैं। और ऐसे ही माना जाता है कि इसी तरीके से जो है यहीं से होकर डायनासोर जाया करते थे, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया है? तो डायनासोर हाईवे नाम दिया गया है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा जो है पद चिन्ह इनका पाया गया है और ये सब डायनासोर के ही पद चिन्ह हैं। उसके बाद जो DRDO का 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय द्वारा और रक्षा विज्ञान संगठन DSO के संयोजन, मतलब कि आप देखेंगे तो TD और DTTP और DSO के संयोजन से इसकी स्थापना की गई थी। DRDO का जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वह है बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति विज्ञान में निहित है और जो राष्ट्र को एक शांति और युद्ध दोनों स्थिति में मार्गदर्शित करता है, यह जो सिद्धांत है। और 1 जनवरी को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो DRDO है इसका 67वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जो भारत के मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई है इसी दौरान में। उसके राजस्थान में जो आर्टेशियन कुआं है और टेथी सागर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में अभी ज़मीन के नीचे से एक बड़ी मात्रा में जल बाहर निकलने लगा था, तो इसका श्रेय जो कुछ विद्वान थे उन्होंने आर्टेशियन कुओं को दिया गया है। तो इसके ऊपर नीचे जो कठोर सामग्री के कारण इसे जो कन्फाइंड जल भी कहा जाता है। देखिए इसके ऊपर और नीचे एक कठोर सामग्री रहती है और बीच में जल रहता है, और जो ऊपर का कठोर सामग्री टूटा तो जल बाहर आ जाता है। आर्टेशियन कुओं का निर्माण तब होता है जब कुआं जो कन्फाइंड जलभृत तक प्रसार होता है, जो मृदा चट्टान जैसी अभेद्य परतों के बीच में पारगम्य चट्टानों या तलछट की परत होती है, उनके बीच में होता है। जो आर्टेशियन नाम दिया गया था ये फ्रांस के आर्टोइस कस्बे से लिया गया है। देखिए आर्टोइस कस्बा जो फ्रांस का था वहाँ पे काफ़ी आर्टेशियन कुएं पाए जाते थे ऐसे। तो आर्टेशियन का पुराना रोमन शहर रहा है जहाँ मध्य युग में सबसे प्रसिद्ध प्रवाहित आर्टेशियन कुएं पाए जाते थे, इसलिए यहाँ से आर्टेशियन नाम लिया गया है। अब विशेषज्ञों ने इस विचार को खारिज कर दिया कि जल जो पहले माना जाता था कि ये सरस्वती नदी जो विलुप्त हो गई थी उनका जल है, तो इसको जो है पूर्णतः खारिज कर दिया गया है और यह बताया गया है कि इसकी उत्पत्ति जो है टेथी सागर जो वैदिक काल से भी पहले हुआ करती थी उससे संबंधित हो सकती है, जबकि अगर सरस्वती नदी जो है इसका देखेंगे तो वैदिक काल में हुआ करती थी। उसका आर्टेशियन कुआं जो होते हैं जल पंपिंग की आवश्यकता के बिना दबाव के कारण ही स्वाभाविक रूप से सतह पर आ जाते हैं। ऐसा तब होता है जब जल एक सीमित जलभृत में संग्रहित हो जाता है तथा इसका दाब अधिक हो जाता है। आप देख सकते हैं ये हो गए आर्टेशियन बेल और फ्लोइंग आर्टेशियन बेल। देखिए यहाँ तक पानी पहुँचा हुआ है तो यहाँ तक देखिए जल है तो यहाँ तक पानी पहुँच रहा है, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे फ्लोइंग आर्टेशियन बेल है और उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसी प्रकार से ये जो है जल जो है बाहर निकलता है। तो आर्टेशियन नाम कहाँ से लिया गया है? तो यह फ्रांस से लिया गया है। और कहाँ देखा गया यह कुआं? तो राजस्थान के जैसलमेर में देखा गया है। तो इस प्रकार से हमने जनवरी का जो फर्स्ट वीक था हमारा, जनवरी का फर्स्ट वीक जो था उसकी जो जितने भी इशू बनते थे उनकी चर्चा कर लिए हैं। आगे जो है हम जनवरी के सेकेंड वीक की चर्चा करेंगे और इस प्रकार से हम जनवरी के जो थर्ड वीक और फोर्थ वीक होते हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम वीकली जो है करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेंगे। धन्यवाद।